आप सभी लोगों को नमस्कार। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में आइसोमर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और आइसोमर के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमने डेफिनेशन ऑफ आइसोमर्स सीखी थी, जहां पर हमने ये सीखा था वह कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन एटलीस्ट वन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस हो, जिसकी वजह से हम उनको आइसोमर कहते हैं। फिर हम लोगों ने आइसोमर के क्लासिफिकेशन की बात की है। जो आइसोमर का क्लासिफिकेशन होता है वो कनेक्टिविटी वर्ड पर डिपेंड करता है। यदि कनेक्टिविटी डिफरेंट है तो उसको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। यदि कनेक्टिविटी सेम है और कुछ डिफरेंट है, और कुछ का मतलब हम कह सकते हैं स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मतलब स्पेस में रहने का तरीका, तो हम उसको स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। और जो पूरे स्टीरियो आइसोमर्स की पूरी कहानी होती है, पूरी स्टडी होती है, उसको हम स्टीरियो केमिस्ट्री वाले टॉपिक में डील करते हैं। तो एक बार मैं आपको एक फ्लो चार्ट बताता हूं। उस फ्लो चार्ट से आपको हमेशा उसी ही तरीके से अपने क्वेश्चंस को करना है कि कोई अगर आइसोमर का क्वेश्चन आ जाए तो देखो, आपके पास जो सबसे पहले मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। अब अगर मॉलिक्यूल के पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं कि वह मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट रख सकते हैं या फिर वह मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। यदि दो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा तो वह हमारे आइसोमर्स नहीं होते हैं, ये बात तो पक्की है। तो ये हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मतलब फिर हमें यहाँ पर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है अगर हम आइसोमर टॉपिक और स्टीरियोकेमिस्ट्री टॉपिक की तरफ से देख रहे हैं, ठीक है। और अगर हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, तो अब यहाँ पर हमें सोचना है, यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज बोले तो केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज वो क्या हो, सेम हो। तो इन तरह के मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं, या इन तरह के कंपाउंड्स को हम लोग नाम देते हैं आइडेंटिकल कंपाउंड्स। तो अगर मैं आप लोगों से आइडेंटिकल कंपाउंड की डेफिनेशन पूछूं तो आप लोग क्या बोलोगे, वह कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और जिनकी एक प्रॉपर्टीज दूसरे मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज के साथ सेम है, तो उन कंपाउंड्स को हम आइडेंटिकल नाम देते हैं। और लेकिन एक और कंडीशन हो सकती है कि हमारी जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज बोले तो फिर से केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो इस बार क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। और अगर डिफरेंट हो जाए तो हम लोग इन तरह के कंपाउंड्स को नाम देते हैं आइसोमर्स। बस यही हमारा क्या है, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है। हम लोगों ने यही बात पिछले लेक्चर में सीखा था कि इस तरीके से हमें चीजों को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। अब हमने आइसोमर की तरफ पहुंच चुके हैं। तो अब आइसोमर में हमारे पास क्लासिफिकेशन जो है वो दो बातों पर डिपेंड करेगी, कनेक्टिविटी वर्ड से डिपेंड करेगी। यदि आपके पास कनेक्टिविटी क्या हो, दो कंडीशन हो सकती हैं। यदि आपके पास कनेक्टिविटी डिफरेंट हो, या फिर आप ऐसे कह लो यदि आपके पास कनेक्टिविटी क्या हो, सेम हो, और यदि आपके पास कनेक्टिविटी क्या हो, डिफरेंट हो। यदि आपके पास कनेक्टिविटी डिफरेंट है, कनेक्टिविटी मतलब एटम्स का अटैचमेंट दूसरे एटम के साथ, और मैंने आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ कल समझाया था, तो हम लोग उन आइसोमर्स को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। हम लोग उन आइसोमर्स को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और मैंने आप लोगों से कल डिस्कस भी किया था कि आखिरकार क्या क्या होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर्स, रिंग चेन, टॉटोमर्स, ये सभी एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं है, तो इस बेसिक पार्ट को हम लोग स्टार्टिंग में नहीं उठाते हैं। हम लोग एकदम मेन पॉइंट पर जाते हैं जो हमारे सिलेबस में है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट तरह के। तो अब सवाल आता है कि सर कनेक्टिविटी या तो सेम हो सकती है, और कनेक्टिविटी सेम हो तो हम कह सकते हैं, अब ये बात बिल्कुल ही पक्की हो जाएगी, अगर कनेक्टिविटी डिफरेंट होती तो स्ट्रक्चरल आइसोमर, और यदि कनेक्टिविटी सेम हो हम यहाँ पर एक पॉइंट और अपने से ऐड करेंगे, डिफरेंट ओरिएंटेशन, डिफरेंट ओरिएंटेशन। और ये जो ओरिएंटेशन वर्ड है ये कहीं ना कहीं आपका स्पेशल अरेंजमेंट से रिलेटेड है। अब स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब मैंने आपको समझाया था, स्पेस में रहने का तरीका। आप अपने दिमाग में बस एक बात फिट कर लो, स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब होता है स्पेस में रहने का तरीका। अगर आपके पास स्पेस में रहने का तरीका मतलब स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो मतलब पक्की बात है वहां पर ओरिएंटेशन भी डिफरेंट होगी। और अगर ओरिएंटेशन डिफरेंट है तो हम उस तरह के आइसोमर्स को नाम देते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो ये हमारे पास
अपना हेडिंग बन के तैयार हो चुका है। अब जो भी कुछ हम स्टीरियो आइसोमर्स में पढ़ते हैं, चाहे वो कैलकुलेशन रिलेटेड हो, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हो या फिर इसके एप्लीकेशन पार्ट से रिलेटेड हो, उस सबको हम लोग डील करने वाले हैं। मतलब जो हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है वो यही वाला टॉपिक है। तो अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार स्टीरियो आइसोमर्स की क्लासिफिकेशन क्या है। हम लोगों ने डेफिनेशन बहुत अच्छे से सीख ली। अब अगर आपको मैं बोलूं स्टीरियो आइसोमर्स को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप क्या बोलने वाले हो? सर स्टीरियो आइसोमर्स, सबसे पहली बात, वह कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद आप क्या बोलने वाले हो? सर स्टीरियो आइसोमर्स वह कंपाउंड होते हैं जिनकी कनेक्टिविटी क्या होती है? सेम, बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं पूछूं आखिरकार क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से ये आइसोमर कहला रहा है? देखो एक बात हमेशा याद रखना, यदि कोई कंपाउंड्स आइसोमर कहलाते हैं तो पक्का उनमें कहीं ना कहीं कोई एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा। उसी पॉइंट ऑफ डिफरेंस को आपको पहचानना होता है, और जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो क्या है? डिफरेंट ओरिएंटेशन। अब ये जो ओरिएंटेशन वाला वर्ड है ये इतना आसान, इतना इजी नहीं है। इस ओरिएंटेशन वर्ड को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना होगा मेरे साथ। जैसे जैसे हम टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको इसकी और क्लैरिटी होगी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने स्टीरियो आइसोमर्स की क्लासिफिकेशन को, फिर अच्छे से समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होगा और कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स की। एक बार पहले हम देख लेते हैं आखिरकार हम कहां तक पहुंचे हैं इस टॉपिक में। सबसे पहले हमने टॉपिक को स्टार्ट किया है आइसोमर्स से, फिर हमने आइसोमर्स की क्लासिफिकेशन की बात की है जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्लासिफाई किया था स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब यहीं पर मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, स्ट्रक्चरल आइसोमर को ही हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। ये क्यों बता रहा हूं, क्या पता कभी क्वेश्चन में इस नाम को देकर कुछ और अलग नाम दे दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए सब कुछ। और यहाँ पर हमारा टॉपिक आता है स्टीरियो आइसोमर्स। तो सबसे पहले हम स्टीरियो आइसोमर्स में बात ही करते हैं इसके डिफरेंट नाम, देखना ध्यान से। एक तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, या फिर हम इस ही टॉपिक को कह सकते हैं स्पेस आइसोमेरिज्म, स्पेस आइसोमेरिज्म, या फिर इसी टॉपिक का एक और नाम हो सकता है 3D आइसोमेरिज्म, 3D आइसोमेरिज्म। तो कुल मिला के बात बस इतनी सी है, ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना, ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है यह एक वर्ड 3D के साथ रिलेट किया जा रहा है, और इसी 3D के साथ आपका जो टर्म है वो ओरिएंटेशन टर्म भी रिलेट होता है। ओरिएंटेशन टर्म, या फिर आप जिसको कहते हो स्पेशल अरेंजमेंट, ये जो स्पेशल अरेंजमेंट टर्म होता है ये 3D के साथ ही क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। तो इतनी बात क्लियर एकदम अच्छे से, सबसे पहले आपको नाम समझ में आ गया। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं तो अभी भी मैंने समझाया था, आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बिल्कुल एक बात पक्की है। स्ट्रक्चरल आइसोमर ये है तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है, तो यहां पर कनेक्टिविटी सेम होगी, दो बात हो गई। और तीसरी बात, यहां पर जो डिफरेंट होता है वो ओरिएंटेशन होता है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। डेफिनेशन क्लियर होने के बाद ही आप इसको एग्जांपल्स में क्या कर सकोगे? अप्लाई कर सकोगे। अब हम यहां पर क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करके देखते हैं। तो जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशन करूंगा तो एक जो पार्ट होता है उसको हम लोग नाम देते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमर्स आप कह सकते हो, और एक को हम लोग नाम देते हैं कॉन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर्स, कॉन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर्स। तो अब हमारे पास ये क्लासिफिकेशन आ चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, ये जो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है ये पूरा का पूरा बेस्ड ऑन रोटेशन कॉन्सेप्ट है। जरा ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाहता हूं। मतलब आपको मैं जब डेफिनेशन समझाऊंगा तो कहीं ना कहीं वहां पर रोटेशन का फंडा या रोटेशन वर्ड यूज करूंगा मैं वहां पर। तो आपको ये पॉइंट समझना है, एक होता है कॉन्फिगरेशनल और एक होता है कॉन्फर्मेशनल। ठीक है, कॉन्फिगरेशनल को भी अगर मैं फर्दर डिवाइड करके पहले समझाता हूं तो एक होता है आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक होता है आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और एक होता है आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये आपके पास क्या है?
पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट है जो कि स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करता हूं तो एक तो आपको जो टॉपिक पढ़ना होता है वो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर पढ़ना होता है, और जो दूसरा टॉपिक पढ़ना होता है वो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर पढ़ना होता है। लेकिन सबसे पहला सवाल हमारे सामने ये आ रहा है, सवाल ये है कि सर आखिरकार हमें ये समझाओ कि कॉन्फिगरेशनल आइसोमर क्या होते हैं और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर क्या होते हैं। इस पॉइंट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो आपको ये क्लैरिटी रहेगी कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा सवाल यहां से क्या बनता था, स्टीरियोआइसोमर्स की डेफिनेशन हम लोगों ने क्लियर किया। फिर हमने बात की क्लासिफिकेशन की, तो एक होता है कॉन्फिगरेशनल, एक होता है कन्फर्मेशनल। ठीक है, तो हम यहां पर अब डेफिनेशन वाला पार्ट या फिर आप यूं कह लो डिफरेंस वाला पार्ट इन दोनों का समझने वाले हैं, और इनकी डिफरेंस में ही यहां पर डेफिनेशन छुपी है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं कॉन्फिगरेशन, देखो ये नाम में ही आ रहा है कॉन्फिगरेशन, तो ये कहीं ना कहीं दो अलग अलग कंपाउंड से संबंध रखता है, दो अलग अलग कंपाउंड से मतलब रखता है। ये बात आपके दिमाग में एकदम चलनी चाहिए। जैसे ही कॉन्फिगरेशनल वर्ड आ जाए, कॉन्फिगरेशन, एक कॉन्फिगरेशन ये है तो एक मतलब सिंपल सी बात है, वो अपने साथ दो अलग अलग डिफरेंट चीजें लेके आ रही है। ठीक है, और कॉन्फॉर्मेशन अपने साथ एक ही कंपाउंड की बात कर रहे हैं, एक ही कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो यहां से जो बात निकल के आ रही है कि यहां पर जो कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, और यहां पर जो कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। अब आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, सर आइडेंटिकल, सर आइडेंटिकल तो आपने साइड में कर दिया था, ये वो वाला आइडेंटिकल नहीं है। ये एक ही कंपाउंड की जब डिफरेंट डिफरेंट आप चीजें पढ़ोगे तो आपको नजर आएगा वो दो अलग अलग नहीं है, वो एक ही का पार्ट है। जैसे हम लोग सीरियल वगैरह देखते हैं, मतलब हम लोग तो क्या ज्यादातर लड़कियां वगैरह देखती होंगी तो उन्होंने देखा होगा, ठीक है, क्या देखा होगा, जब सीरियल में भगवान जी आते हैं तो यही बोला जाता है विष्णु भगवान, राम भगवान सब एक ही अवतार हैं। उनके चेहरे अलग अलग हैं लेकिन है तो एक ही शरीर, है तो एक ही आत्मा। तो ये कुछ ऐसे ही आप समझ सकते हो, आइडेंटिकल का फंडा कुछ ऐसा ही है। और भगवान दुनिया में बसते भी नहीं है, एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, तो हम यूं कह सकते हैं ये जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म होती है ये ट्रू आइसोमरिज्म नहीं होती है। यहां से एक बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ये स्यूडो आइसोमरिज्म होती है। मतलब एक ही में आप दो अलग अलग ढूंढ रहे हो, तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बेवकूफी है ना। अरे दो अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन है तो नहीं ना। जब आप सच में दुनिया से वाकिफ होगे तो यही बात चल रही है। तो एक इनका जो पहला पहला वर्ड है इसी के अंदर बहुत बड़ी बातें छुपी थी। ठीक है, अब हम इनकी मेन डेफिनेशन पर आते हैं। हम अगर इनकी मेन डेफिनेशन पर आते हैं तो मैं ये बोलूंगा यह वह कंपाउंड्स होते हैं जिनका इंटर कन्वर्जन जो होता है, इंटर कन्वर्जन रिक्वायर्ड बॉन्ड क्लीविंग, बॉन्ड क्लीविंग, इस बात को मैं समझाने वाला हूं। और यहां पर मैं लिखूंगा इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन डज नॉट रिक्वायर्ड बॉन्ड क्लीविंग। देखो आपको जो अगर मैं ऊपर वाला बात समझाऊंगा तो मैं इस लाइन से ही समझा सकता हूं। मैं यूं कह सकता हूं दो अलग अलग कंपाउंड जिनको आपस में इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड तोड़ने से। बॉन्ड क्लीविंग का मतलब क्या होता है, बॉन्ड तोड़ने से, बॉन्ड तोड़ना, बॉन्ड तोड़ना, जिनको सिर्फ और सिर्फ आपस में इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है बॉन्ड तोड़ने से। वहीं पर यह वह कंपाउंड्स होते हैं जहां पर इनको आपस में इंटर कन्वर्जन के लिए बॉन्ड तोड़ना कोई रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट बाय रोटेशन हो जाएगा। तो इस बात को समझना है, सर रोटेशन क्या, कब रोटेशन करवाना है कब नहीं करवाना है, ये चीज हमें इन स्टार्टिंग लेक्चर्स में सीखने को नहीं मिलने वाली। जब हम धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि आखिरकार एक्चुअली रोटेशन वर्ड क्या मीन करता है। ठीक है, तो इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं एग्जांपल्स लिखता हूं आपके सामने, पहले एग्जांपल से समझाता हूं, फिर एक डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल लेते हैं उसको समझाने से कोशिश करता हूं। तो अब हम बात कर रहे थे स्टीरियो आइसोमर्स की और हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था दो पार्ट्स में, एक कॉन्फिगरेशनल और एक कॉन्फॉर्मेशनल। मैंने सबसे पहले बोला था आप इनका जो नाम है उस नाम से ही समझने की कोशिश करो। यहाँ पर अगर कॉन्फिगरेशन है तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में ही दो अलग अलग कंपाउंड्स की बात हो रही है, और यहाँ पर कॉन्फॉर्मेशन है तो ये कहीं ना कहीं
एक ही कंपाउंड के दो चेहरों की बात हो रही है, तो ये दोनों पॉइंट्स में कहीं ना कहीं फर्क है। मतलब मैं इनके लिए एक बात बोलना चाहता हूं, अलग होकर भी अलग नहीं है। ये आपको आगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां लिख देता हूं, अलग होकर भी अलग नहीं है, अलग होकर भी अलग नहीं है। इस पॉइंट से अभी घबराइएगा मत, लेकिन आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। लेकिन ये बहुत कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करने वाला है, ठीक है। तो मैंने यहां से क्या बोला था, ये ट्रू आइसोमरिज्म नहीं होता है, स्यूडो आइसोमरिज्म होता है। क्लियर एकदम अच्छे से पॉइंट, ये वाली बात हो चुकी है। तो ये मेरे पास कुछ डिफरेंसेस है जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इन सबको पढ़ने से पहले मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। उस एग्जाम्पल में आपको ये बताना है, सबसे पहला सवाल, क्या वह आइसोमर है। दूसरा सवाल, अगर वह आइसोमर है तो कौन से आइसोमर है। तीसरा सवाल, अगर वह आइसोमर है तो उनका जो सब क्लासिफिकेशन है वो क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास सवाल कुछ इस तरीके से है, आपके पास दो कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर H और यहाँ पर H। ऐसे ही एक कंपाउंड और है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर Cl, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl, यहाँ पर H। ये आपके पास क्वेश्चन है जिसमें ये कंपाउंड नंबर क्या है 1 और ये कंपाउंड नंबर क्या है 2। तो इसमें सवाल क्या क्या है, देखो सबसे पहला सवाल ये है, क्या ये आइसोमर है। सबसे पहला सवाल तो यही होना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए। दूसरा, यदि ये आइसोमर है तो ये कौन सा आइसोमर है। क्या ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है, क्या यह स्ट्रक्चरल आइसोमर है या यह स्टीरियो आइसोमर है। दूसरा सवाल आपके पास ये है। तीसरा सवाल ये है, अगर ये स्टीरियो आइसोमर है, मान लो अगर ये स्टीरियो आइसोमर है तो कौन सा आइसोमर है। अगर यह स्टीरियो आइसोमर है तो यह कौन सा आइसोमर है, कॉन्फिगरेशनल है या फिर कॉन्फर्मेशनल है। ये आपके पास 3 सवाल बनके तैयार हो चुके हैं। अब एक एक करके हम लोग तीनों सवालों को देखेंगे। जरा ध्यान से देखना, ये जो स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिफरेंस समझा के जाएंगे जो बेसिक दूसरे कंपाउंड्स हैं। देखो जरा सवाल को देखना ध्यान से। सबसे पहला सवाल बोला है आइसोमर है या नहीं है। तो देखो आप आइसोमर चेक करने के लिए आपको सिर्फ एक बात चेक करनी होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो पक्की बात है वह क्या है, आइसोमर है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करने के लिए आप एटम्स चेक करोगे, यहाँ पर 2 कार्बन एटम है, यहाँ पर 2 कार्बन एटम है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम है, यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम है, यहाँ पर भी एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो हम यह बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ हैं और जितने तरह के हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स यहाँ हैं, उतने ही तरह के हैं। पॉइंट एकदम क्लियर अच्छे से। तो हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो ये आइसोमर है। तो सबसे पहला सवाल समझ में आया। आपको जब भी क्वेश्चन करना है तो सबसे पहला सवाल अपने आप से यही पूछना है, क्या वह आइसोमर है या नहीं है। अब अगला सवाल है, क्या ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टर आइसोमर के लिए आपको बस एक वर्ड पर ध्यान देना है, कनेक्टिविटी। ये मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया भी था और ऐसा क्वेश्चन ही कराया था, सेम टू सेम क्वेश्चन था। तो मुझे बताओ, यहाँ पर जो Cl है वो किससे लगा है, नंबर 1 कार्बन से लगा है, और यहाँ पर जो Cl है वो भी किससे लगा है, नंबर 2 कार्बन से लगा है। ऐसे ही मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, यहाँ पर जो Cl है वो नंबर 1 कार्बन से लगा है और यहाँ पर जो Cl है वो नंबर 2 कार्बन से लगा है। क्लियर एकदम अच्छे से। तो हम ये बोलेंगे इनको देखकर कि जिस पॉइंट पर Cl यहाँ लगा है उसी पॉइंट पर Cl यहाँ लगा है, जिस पॉइंट पर ये Cl यहाँ लगा है उसी पॉइंट पर ये Cl यहाँ लगा है। तो हम बोलेंगे कनेक्टिविटी यहाँ पर क्या है, सेम। फिर से बोलो, कनेक्टिविटी यहाँ पर क्या है, सेम। तो अगर मैं यहाँ पर कनेक्टिविटी सेम कह रहा हूँ तो ये हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है, स्टीरियो आइसोमर है। पहला सवाल आइसोमर है, बिल्कुल। दूसरा सवाल कौन सा आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर है। अब तीसरा सवाल जिस पर हमें बहुत अच्छे से सोचना है, ये अगर स्टीरियो आइसोमर है तो कौन सा स्टीरियो आइसोमर है, क्या ये कॉन्फिगरेशनल है या ये कॉन्फर्मेशनल है। तो अब सुनो जरा ध्यान से, इन दोनों में हमें बताना है। तो मैंने क्या यहाँ पर बोला है, इनका जो इंटर कन्वर्जन होता है कॉन्फिगरेशनल का, वो क्या करता है, बॉन्ड क्लीविंग रिक्वायर्ड होता है। मतलब अगर ये दोनों आपस में सिर्फ बॉन्ड तोड़ने से ही इंटर कन्वर्ट हो पाते हैं तो कॉन्फिगरेशनल है,
और अगर ये रोटेशन से ही हो जाते हैं तो ये कॉन्फर्मेशनल है। सिंपल सी बात ये है। तो अब जरा इनको गौर से देखो, अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से हैं और यहाँ पर ये आपके पास इस तरीके से है, ये L2 है, ये L1 है। इसी को तो हमने ओरिएंटेशन कहा था, डिफरेंट ओरिएंटेशन का फंडा मैंने कुछ ऐसे ही समझाया था और जो कि समय के साथ साथ बदलता जाएगा जब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो अगर मैं दोनों कंपाउंड्स में बात करता हूं, दोनों को इंटर कन्वर्ट करना है, करें इंटर कन्वर्ट, तो कैसे हो सकता है? इसको मैं कैसे रोटेट करूं? इसको आप पहली बात तो एक पॉइंट समझो, यहां पर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड का जो रोटेशन का एनर्जी बैरियर होता है वो बहुत ही हाई होता है। इसका मतलब एक पॉइंट हमेशा याद रखना, इस बात को मैं यहां पर बता दे रहा हूं कि जो सिग्मा बॉन्ड होती है उसके अलोंग रोटेशन क्या होता है? अलाउड होता है। ओनली सिग्मा मतलब ओनली सिंगल बॉन्ड, रोटेशन क्या होता है? अलाउड होता है। लेकिन जब सिग्मा प्लस पाई आ जाए तो वहां पर रोटेशन अलाउड नहीं होता है। इसका रीजन क्या है? जब हम लोग एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे तब वहां पर डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी, तो केमिकल बॉन्डिंग से थोड़ा अंदाजा लगाओ। जब सिर्फ सिंगल बॉन्ड होती है तो वहां पर सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन पॉसिबल होता है एटम्स के बीच में। लेकिन जैसे ही वहां पर पाई बॉन्ड आ जाएगी तो पाई बॉन्ड के एटम्स की ओवरलैप कुछ इस तरीके से ऑर्बिटल्स की होती है कि जैसे ही वह रोटेशन होगा वो ओवरलैपिंग टूट जाएगी, मतलब उनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। पॉइंट समझ रहे हो क्या? तो हम यह पॉइंट यहां से निकाल के चलेंगे कि सिग्मा और पाई जब भी होगी साथ साथ, मतलब एक पाई कम से कम होगी जब भी साथ साथ, तो वहां पर रोटेशन अलाउड नहीं होता। या फिर इसको ऐसे कह लो, इसको रोटेशन करवाने के लिए एनर्जी बैरियर बहुत हाई चाहिए होता है, एनर्जी बहुत हाई देनी चाहिए होती है, जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैंने यहां पर लिखा है जो कॉन्फिगरेशनल होते हैं उनके लिए एनर्जी बैरियर हाई है। तो देखो दोनों पॉइंट फिट हो रहे हैं, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट किसी रोटेशन की वजह से नहीं हो पाएंगे। आप कैसे भी रोटेट करके देख लो, जब मैं ये वाली बॉन्ड तोड़कर यहां लगाऊंगा और ये वाली बॉन्ड तोड़कर यहां लगाऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे से। ये जो यहां पर Cl लगा है दिख रहा है, ये जो यहां पर H लगा है दिख रहा है। जब मैं ये बॉन्ड तोड़ूंगा और यहां लगाऊंगा, जब मैं ये बॉन्ड तोड़ूंगा और यहां लगाऊंगा, तो आप देखोगे ये बिल्कुल कंपाउंड इसकी तरह फिट हो जाएगा। कुछ समझ में आया? मतलब मैं इस कंपाउंड में कन्वर्ट सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग से कर सकता हूं, ना कि किसी तरह के रोटेशन या वगैरह चीजों से। तो इसी तरह के कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमर्स। देखो ये चीजें अभी स्टार्टिंग है। अब आप खुद सोचो, अभी आप लोग स्टीरियोआइसोमर्स को जानने की कोशिश कर रहे हो। स्टीरियोआइसोमर्स में भी अभी आप जो उनके सब क्लासिफिकेशन है उनको जानने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आप सोचो कि सब कुछ यही समझ में आ जाएगा तो फिर टॉपिक के अंदर क्या पढ़ने वाले हो? टॉपिक के अंदर जब पढ़ोगे तब जाके और क्लैरिटी होगी ना, जो मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो बस आपके दिमाग में ये फिट होना चाहिए कि यदि दो कंपाउंड्स हैं और वो स्टीरियोआइसोमर्स हैं और आपस में इंटर कन्वर्ट, देखो स्टीरियोआइसोमर्स होना बहुत जरूरी है। अब वो आइसोमर ही नहीं है और आपस में इंटर कन्वर्ट करने में लगे हो और पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो। सबसे पहली बात वो स्टीरियोआइसोमर्स होने चाहिए और आपस में इंटर कन्वर्ट सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग से होंगे तो हम बोलेंगे कॉन्फिगरेशनल आइसोमर हैं। और अगर वो किसी रोटेशन से आपस में हो जा रहे हैं, बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब आप ऐसे सोच लो, रोटेशन हटाओ यार साइड में, रोटेशन जैसी चीजों को साइड में हटाओ। आप यूं सोच लो, अगर वो बॉन्ड ब्रेकिंग से, बॉन्ड तोड़ने से ही आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं तो कॉन्फिगरेशनल, और अगर बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी और वजह से ही हो जा रहे हैं तो वह कॉन्फर्मेशनल। इतनी बात मुझे आपको बहुत अच्छे से समझानी थी। अब जो एक लास्ट वाला पॉइंट है ये मैंने लिखा हुआ है, देखो ये आपके आगे चल के काम आएगा। अभी तो काम नहीं आएगा लेकिन आगे बहुत काम आएगा। यदि दो बॉन्ड की पोजीशन फिक्स्ड हो, दो कंपाउंड दिए होंगे, आपको बोलेगा रिलेशन क्या है इसमें, कॉन्फिगरेशनल है कन्फर्मेशनल है। यदि आप कंपाउंड को जरा ध्यान से देखोगे, यदि दो पोजीशन बॉन्ड की फिक्स्ड हैं तो जो बाकी होंगे वो हमेशा आपको बॉन्ड तोड़कर ही उसमें इंटर कन्वर्ट कर पाओगे। चलो इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है? स्टार्ट करें आगे। तो मैं एग्जांपल एक और लेता हूं। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, आपको यह बताना है सबसे पहले क्या ये आइसोमर है, पहला क्वेश्चन ये है। उसके बाद क्या ये स्टीरियो आइसोमर है, उसके बाद अगर ये स्टीरियो आइसोमर है तो ये इन दोनों में से क्या। आपका हमेशा क्वेश्चन करने का तरीका यही होना चाहिए। जरा ध्यान से देखते हैं, अगर इन दोनों क्वेश्चंस को देखोगे तो आइसोमर के लिए क्या चेक करोगे आप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो यहाँ पर अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम, तो हम बोलेंगे ये दोनों आइसोमर हैं। उसके बाद आप क्या चेक करोगे, कनेक्टिविटी। तो देखो ये आपके पास यहाँ पर कार्बन है और ये आपके पास यहाँ पर कार्बन है,
इस कार्बन से CHO लगा है, H लगा है, OH लगा है, CH2OH लगा है। ऐसे ही इस कार्बन से CHO लगा है, CH2OH लगा है, H लगा है, OH लगा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कनेक्टिविटी भी सेम है, एक ही कार्बन है, उन कार्बन से 4 जो ग्रुप हैं वो दोनों सेम जगह पर लगे हैं दोनों कंपाउंड में, तो कनेक्टिविटी सेम है, तो ये स्टीरियो आइसोमर है। उसके बाद अब इन दोनों को आपस में इंटर कन्वर्ट अगर सिर्फ बॉन्ड तोड़ने से कर पा रहे हो कॉन्फिगरेशनल, और बिना बॉन्ड तोड़े भी कर जा रहे हो तो कॉन्फॉर्मेशनल। अब ये चीज समझने के लिए थोड़ी सी इन तरह के कंपाउंड्स में दिक्कतें आती हैं, इसीलिए आपको यूशॉर्ट ट्रिक कह लो, रामबाण कह लो, या जो मर्जी हो वो कह लो, इस पॉइंट को आपको लगाना है हमेशा। आपको जब भी क्वेश्चंस करने हैं कॉन्फिगरेशनल या कॉन्फॉर्मेशनल बताने के लिए, तो आपको इस ट्रिक को लगाना है, और ये हमेशा आपकी कामयाब होने वाली है। क्या कहती है ये ट्रिक? 2 बॉन्ड की पोजीशन अगर फिक्स्ड हो तो बाकी को तोड़ना होगा। पक्की बात है, इंटर कन्वर्ट करने के लिए। ये है कॉन्फिगरेशनल में, एक बॉन्ड की पोजीशन फिक्स्ड हो तो बिना तोड़े इंटर कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखना कैसे। देखो इन दोनों पहले बात करते हैं, ये कार्बन, ये कार्बन। अगर आप देखोगे जरा ध्यान से तो ये वाली जो बॉन्ड है, ये वाली जो बॉन्ड है, इसकी पोजीशन क्या है? फिक्स्ड है। बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ पे कार्बन से CHO देखो इस जगह पे लगा है, यहाँ पे कार्बन से CHO इस जगह पे लगा है। पॉइंट क्लियर है? अब जो अगर आप देखोगे तो बाकी कहीं पर भी कोई भी बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर इन कंपाउंड में एक बॉन्ड की पोजीशन क्या है? फिक्स्ड है। और मैंने क्या बोला? जब सिर्फ एक बॉन्ड की पोजीशन फिक्स्ड हो तो दोनों कंपाउंड आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे बिना बॉन्ड तोड़े। अब आप सोच रहे होगे सर कैसे? तो देखो, जब आप इस बॉन्ड को कांस्टेंट कर दोगे तो अब आप क्या करना स्टार्ट करो, यहां से ऐसे रोटेशन करना स्टार्ट करो, ऐसे। तो ये वाला OH कहां जाएगा? यहां। देखो, तो ये वाला CH2OH कहां जाएगा? यहां। और ये वाला H कहां जाएगा? यहां। क्लियर है एकदम अच्छे से? आप पूरा इसको रोटेट करो ना। देखो, ये OH पहले यहां आएगा, तो ये CH2OH यहां जाएगा, और ये H यहां जाएगा। फिर ये OH यहां आएगा, ये जो CH2H था वो यहां आएगा, देखो इसकी तरह, और H यहां आएगा। तो मतलब जब सिर्फ एक बॉन्ड की पोजीशन फिक्स्ड हो तो आप पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकते हो। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हो। एक बॉन्ड को फिक्स्ड करके पूरे मॉलिक्यूल के एटम्स को किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो। क्लियर एकदम अच्छे से? इसको मैं मॉडल के थ्रू और समझाऊंगा, और क्लैरिटी जब हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कॉन्फॉर्मेशनल को तब हम बात करेंगे। लेकिन अभी मैं शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूं कि सिर्फ यदि एक बॉन्ड की पोजीशन फिक्स्ड हो तो आप मॉलिक्यूल को आपस में इंटर कन्वर्ट बिना बॉन्ड तोड़े कर सकते हो। तो हम इनको नाम दे देंगे क्या? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अगर मैं आपको ये ना सिखाऊं तो आप और किसी तरीके से अभी नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कतें होंगी यही पहचानने में कि कॉन्फॉर्मेशनल क्या है, कॉन्फिगरेशनल क्या है। आप ये समझ लो, ये हमारा रूल है और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और हमेशा इसको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले क्या चेक करना है? कितनी बॉन्ड की पोजीशन फिक्स्ड है। देखो यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, एक तो बॉन्ड की पोजीशन ये वाली फिक्स्ड है इसके साथ, बिल्कुल एकदम क्लियर अच्छे से, जिसको मैं नंबर 1 कर देता हूं इसके साथ। अब देखो ये वाली जो बॉन्ड की पोजीशन है ये भी तो फिक्स्ड है, तो ये नंबर 2 कर देता हूं। जरा ध्यान से देखोगे, और देखो, और नहीं तो इस मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड की पोजीशन फिक्स्ड हैं, और यदि सिर्फ 2 बॉन्ड की पोजीशन फिक्स्ड हो तो बॉन्ड को फिर तोड़ना ही पड़ता है इंटर कन्वर्ट करने के लिए। तो मतलब जब आप इस H को तोड़ोगे यहां लगाओगे, और इस OH को तोड़कर यहां लगाओगे, मतलब बॉन्ड तोड़कर तभी जाके इसमें इंटर कन्वर्ट होगा। और जब बॉन्ड तोड़कर इंटर कन्वर्ट होता है तो हम एकदम अच्छे से कह सकते हैं ये दोनों आपस में क्या है? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर हैं। तो आपका कभी भी सवाल गलत नहीं होने वाला है यदि आप इस पॉइंट पर ध्यान दोगे। एकदम क्लियर अच्छे से। और सबसे पहली बात तो ये जो रिप्रेजेंटेशन ही है, ये रिप्रेजेंटेशन अपने आप में अलग है। फिशर रिप्रेजेंटेशन होती है, 2D रिप्रेजेंटेशन है। एक 3D मॉलिक्यूल को समझाने के लिए अगर मैं 2D का सहारा लूंगा तो दिक्कतें होंगी। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखूंगा, बताऊंगा किन बातों को आपको ध्यान देना है स्टोकेमिस्ट्री पढ़ते समय। लेकिन अभी मैं बस क्या सिखाना चाहता हूँ इस लेक्चर में, सबसे पहले लेक्चर में हमने सीखा आइसोमर्स क्या होते थे, स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर्स में क्या डिफरेंस होता था। कनेक्टिविटी वर्ड को याद रखो एकदम अच्छे
अच्छे से। अब हमने यहाँ पर इस लेक्चर में क्या सीखा, स्टीरियोआइसोमर्स क्या होते हैं और उन दोनों के जो क्लासिफिकेशन है उनमें क्या डिफरेंस है। हमने बात की यदि दोनों कंपाउंड्स को आपस में इंटरकन्वर्ट बॉन्ड तोड़कर ही कर सकें तो कॉन्फिगरेशनल, और यदि वहां पर बॉन्ड तोड़ने की जरूरत ना पड़े तो आपस में इंटरकन्वर्ट हो जाएं किसी तरीके से, वो तरीका हम सीखेंगे साथ साथ, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्फर्मेशनल। ये वाली बात हमें अभी तक अच्छे से समझ में आनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक अभी तक? उम्मीद करता हूँ 2 एग्जाम्पल से आपको समझ में आ चुका है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने कॉन्फिगरेशनल सीख लिया, कॉन्फर्मेशनल के बीच में डिफरेंस सीख लिया, इसको अब हम पूरा स्टडी करने वाले हैं। देखो हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री में 2 ही टॉपिक हैं सबसे मेन। एक तो सबसे पहला क्या है हमारे पास, कॉन्फिगरेशनल, और दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या है, कॉन्फर्मेशनल है। इन दोनों की ही जो स्टडी होती है, डिटेल्ड स्टडी होती है, यही हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर क्या करनी है, इंक्लूड करनी है। एकदम अच्छे से क्लियर है। लेकिन अब सवाल है सर कॉन्फिगरेशनल भी तो 2 प्रकार की होती है। एक आपने बताया था ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक आपने बताया था ऑप्टिकल आइसोमर। थोड़ा सा उसके बीच में भी डिफरेंस क्लियर कर दो, थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स में, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स में सब क्लासिफिकेशन की। देखो हम लोगों ने स्टीरियो आइसोमर्स की डेफिनेशन सीख चुकी है, कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फर्मेशनल के बीच का डिफरेंस सीख चुका है। अब बारी है कि जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स भी होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। देखो अब हमें इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस सीखना है तो मैं ऑप्टिकल आइसोमर्स की अगर डेफिनेशन समझा दूं तो इसी में ही आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या बात की है, स्टीरियो आइसोमर्स हैविंग सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट एक्शन ऑन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो ये जो पूरी ऑप्टिकल आइसोमर्स की कहानी होती है यह एक स्पेशल लाइट पर डिपेंड होती है जिसका नाम होता है पीपीएल, जिसको हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे डिटेल में। इसके एक्शन पर ही सब कुछ निर्भर होता है। जो पीपीएल पे एक्शन होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, वही ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में बताता है। हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट एक्शन ऑन कायरल मॉलिक्यूल। मतलब ये सारे पॉइंट आपको समझ में आएंगे लेकिन जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब दोनों के बीच में अगर डिफरेंस समझना है तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, और वही अपना एग्जांपल जिससे मैं स्टार्टिंग से समझाते आ रहा हूँ। ये आपके पास है कुछ इस तरीके से कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पर Cl और यहाँ पर H। ऐसे ही फिर मैं ले लेता हूँ C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर Cl, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl और यहाँ पर H। ये आपके पास एक कंपाउंड है, समझ में आ गया। अब मैं इस कंपाउंड में बात करता हूँ, ये कंपाउंड में रिलेशन क्या है। मतलब सबसे पहला सवाल, क्या ये आइसोमर है? तो देखो एक एक करके हम पॉइंट उठाते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि यह हमारे पास आइसोमर है, बिल्कुल, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। देखो आइसोमर वाला जो टर्म है वो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ही कनेक्ट होगा। जब एक बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम चेक करोगे फिर वहां पर प्रॉपर्टीज पे ध्यान आना है। देखो सारी प्रॉपर्टीज के लिए तो आपको मॉलिक्यूल एज इट इज हूबहू दिख जाएगा, लेकिन वहां पर एक प्रॉपर्टी भी डिफरेंस होगी जिसकी वजह से हम उसको आइसोमर कह सकेंगे। दूसरी बात, अगर ये आइसोमर है तो कौन सा आइसोमर है, हमने अभी ये भी बात कर रखी है, ये हमारे पास स्टीरियो आइसोमर है क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी क्या है, सेम, तो हम इसको बोल सकते हैं स्टीरियो आइसोमर। अब अगला सवाल आ रहा है कि हमारे पास अगर ये स्टीरियो आइसोमर है तो कौन सा, कॉन्फिगरेशनल या कॉन्फर्मेशनल। इस सवाल को भी अभी हमने खत्म किया है कि ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं ओनली बाय बॉन्ड ब्रेकिंग। तो 2 अलग अलग कॉन्फिगरेशन, 2 अलग अलग कंपाउंड है, तो ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमर है। इतने सवाल समझ में आ गए। अब सवाल ये आ रहा है कि ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या ऑप्टिकल आइसोमर है। तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कंडीशंस क्या होती हैं, बातें क्या होती हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स की ये बात आपको पता होनी ही चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर बता ही देता हूँ, ये दोनों आपस में होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब देखो अभी आपको नहीं पता, लेकिन मैं अगर ये बताऊं कि मैंने अगर आंसर बता दिया तो आंसर से आप क्या निकाल रहे हो कि ये दोनों कंपाउंड की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये क्या है, पक्की बात है, डिफरेंट है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। तो ये बात तो पक्की है, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हो ही नहीं सकते क्योंकि उसके लिए तो आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सेम, और डिफरेंट एक्शन होना चाहिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बल्कि ये तो जानते ही नहीं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। तो इसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आइसोमर्स की दुनिया में आगे बढ़ोगे,
पढ़ोगे और अच्छे से डिटेल में जानोगे तो हम लोग अपनी जो केमिस्ट्री है वो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स में स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से। तो सबसे पहले हम जानेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कंडीशंस क्या होती हैं, किस किस सिस्टम पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे करेंगे, नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे करेंगे, और यही टॉपिक आपका एक तरीके से फाउंडेशन तैयार करेगा इस पूरे टॉपिक के लिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर, और यही हमारी क्या है, सबसे बड़ी पीड़ा है, दुखती हुई रग है। पीड़ा मतलब यही जो टॉपिक है यही सबसे ज़्यादा परेशान करता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है। इसीलिए इस टॉपिक को समझने के लिए आपके पास एक सिस्टमैटिक अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है, और वो जो सिस्टमैटिक अप्रोच होगा मैं डेवलप करवाऊंगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ाने के बाद। तो हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत आराम से इस पूरे चैप्टर को सीखेंगे। हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, जितना सीखना है बहुत बेहतरीन सीखना है, और ऐसे सीखना है कि क्वेश्चंस में हमें चीज़ों को अप्लाई करनी आनी चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो बनने चाहिए, उसके एक एक कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये इतना मेन पार्ट नहीं है, जो मेन पार्ट है वो कौन सा है, ऑप्टिकल आइसोमर और कॉन्फॉर्मेशन। लेकिन इसके बिना मजा भी नहीं है, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि सीक्वेंस ब्रेक हो गया या फिर ये बीच में अचानक कहां से स्टार्ट हो गया। इसीलिए मैं पूरा सीक्वेंस में चीजों को लेके चल रहा हूं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो मैंने छोड़ रखा है क्योंकि वो इतना मेजर पार्ट आपका नहीं है, आपके टॉपिक में नहीं है सॉरी, इतना मतलब आता भी नहीं है। लेकिन यहां से अगर हम छोड़ना स्टार्ट करेंगे तो फिर दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम यहां से एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, और यहां से सारे टॉपिक कवर करेंगे। मैंने बोला था इसको 2 लेवल पे पढ़ेंगे। लेवल 1 वो होगा जिससे सिर्फ इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। लेवल 2 वो होगा जहां पर इस चैप्टर का जो आपका एप्लीकेशन होता है, जो नेट गेट एग्जाम्स में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, उसको पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।